हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो एक बार फिर से हम लोग क्लास 8 में साइंस विषय के अंतर्गत चैप्टर में पहुंच गए हैं। चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन या फिर फसल उत्पादन। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो 2-3 क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फसल उत्पादन, क्योंकि हम लोग किसान के घर से आते हैं तो काफी कुछ हमको पता है, आपको भी पता है। बस ये है कि वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पता है। जानकारी सब है लेकिन बस सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पता है। तो हमको सिर्फ यही देखना है कि जैसे फसलें हम लोग सीजन के हिसाब से करते हैं कि मई जून में हम लोग धान की फसल उगा सकते हैं। अप्रैल मई जून में धान की फसल उगा सकते हैं। धान की फसल कब होगी? जब बारिश का समय होगा, है ना, क्योंकि उसको पानी की जरूरत ज्यादा होती है। और गेहूं की फसल जो होती है उसको पानी की कम जरूरत होती है ना। तो उसको हम लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक उगा लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मौसम के हिसाब से हम लोग फसल उत्पादित करते हैं। दूसरा चीज, मिट्टी के हिसाब से भी हम लोग फसल का उत्पादन करते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ धान की फसल ज्यादा मात्रा में लगाई जाती है क्योंकि हमारे यहाँ चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी है। जहां पर बलुई मिट्टी है वहां पर पता लगा खरबूजा, तरबूजा, मूंगफली, है ना, इन सब की खेती की जाती है। तो मतलब मिट्टी के हिसाब से और मौसम के हिसाब से हम लोग फसल उत्पादन करते हैं। अभी तक देखा जाए तो 3 तरीके की फसल हम लोग उगाते हैं। पहले नंबर पे है रबी, और रबी कि जो फसल की बुआई है और कटाई, उसके बीच का जो समय हो नवंबर से लेकर अप्रैल तक। नवंबर के टाइम में, अक्टूबर से भी, अक्टूबर लास्ट और नवंबर तक में जो है बुआई हो जाती है और अप्रैल तक जो है कटाई कर दी जाती है। तो वो फसल कौन सी होती है? रबी की। इसमें कौन कौन सी फसलें आ गई हैं? गेहूं है, मटर है, सरसों है ना, ये आलू भी है। सही बात है, आलू भी है। तो ये कौन सी फसल हो गई? रबी की फसल हो गई। दूसरे नंबर पे आ जाता है खरीफ। कौन सी फसल? खरीफ। ये जून से लेकर अक्टूबर तक में, बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में कौन कौन सी फसलें उगाते हो आप? मेन रूप से क्या? धान। कहने का मतलब खरीफ की फसल जो है जून से लेकर कहां तक जाती है? अक्टूबर तक। इसी के बीच में एक फसल और उत्पादित कर ली जाती है जायद की। वो मार्च से जून तक जो है उसका फसल का पूरा है समय। देखोगे तो अप्रैल यहां से लगा है रबी फसल में, 1 महीना पहले से इसी के, मतलब मार्च से लेकर जून तक, क्योंकि जून से तो फिर खरीफ की फसल बारिश शुरू होने लगती है। तो इस बीच का जो समय रहता है इसमें हम लोग फसल उगाते हैं। कौन सी? उड़द की, मूंग की, है ना। मटर नहीं उस बीच होती। मूंग, उड़द ये खास करके उगाते हैं। मतलब दलहन फसल होती है। कौन सी होती हैं? दलहनी फसलें। तो ये होती जायद, क्योंकि इनको भी जो है बारिश की जरूरत नहीं होती। ये गर्मी में बहुत अच्छा पैदावार देती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये दलहन फसल जिस खेत में लगाई जाती है उसमें आपको अलग से नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो पौधे इनके होते हैं वो गांठदार पौधे होते हैं और उन गांठों में नाइट्रोजन अपने आप इकट्ठा हुआ रहता है। आप उसमें से फलियां, छीमियां तोड़ लो, तोड़ने के बाद उसकी जुताई उसी में करा दो, आपको पूरे साल जो है उसमें अलग से नाइट्रोजन डालने की जरूरत नहीं रहेगी। यूरिया से छुट्टी पा जाओगे। अब आते हैं हम लोग, अगर हमको फसल उत्पादन करना है तो कौन कौन से चरण उसमें रहते हैं, क्या क्या करना होता है। सबसे पहला काम होता है, क्या चीज आप यहां पे देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी। सबसे पहला काम आपको पता है कि सबसे पहले किसान क्या करता है? खेत की जुताई करता है। और जुताई भी अलग तरीके से की जाती है। अगर मान लीजिए बलुई मिट्टी है तो थोड़ा गहरी जुताई कर देते हैं, चिकनी मिट्टी है तो कम गहरी जुताई करते हैं, दोमट मिट्टी है तो औसत जुताई करते हैं। जुताई करने का उद्देश्य क्या रहता है? ताकि मिट्टी में जो बड़े और छोटे कण हैं, तो जो बड़े कण हैं वो टूट करके छोटे कण में हो जाए, मतलब मिट्टी हो जाए भुरभुरी, उसके अंदर नमी और हवा
अंदर बाहर आ जा सके। क्यों आ जा सकेगी? क्योंकि जरूरत पड़ती है इनकी, चाहे कार्बन है, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन है। तो ये क्या है? ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये इनको कहां से मिल सकता है? एटमॉस्फेयर से मिल सकता है, वातावरण से। कार्बन भी मिल सकता है। तो अगर अच्छी जुताई रहेगी, मिट्टी भुरभुरी रहेगी, तभी तो उसके अंदर हवा जा पाएगी, तो हवा के माध्यम से उनको मिलेगा न्यूट्रिएंट, है ना। तो जुताई सबसे मेन होती है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है मिट्टी को भुरभुरा बनाना और मुलायम बनाना। क्या बनाना? मुलायम बनाना। दूसरे नंबर पे फिर अगर जुताई हो गई है तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग, बीजों का चयन और बुआई। आपको पता होगा कि आपकी मिट्टी कौन सी है, बलुई है कि चिकनी है कि दोमट है, कौन सी है, उसके हिसाब से आप बीजों का चयन करोगे। और बीजों का चयन दो तरीके से करना होता है। अगर हमारी मिट्टी बलुई है तो हम बलुई मिट्टी में जो फसल उगती है वो बीज लेंगे। अगर चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी में जो फसल होती है उसको लेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं? दूसरा तरीका क्या है? वो तो हमको डिसाइड हो गया कि हमको क्या बोना है, लेकिन अब बीज हमको किस क्वालिटी के बोना है, ये चीज का चयन करना रहता है। जैसे एक तरीका होता है, हम लोग गांव में इस्तेमाल करते हैं। क्या करें? अगर 100 ग्राम 200 ग्राम ले लेते हैं और लेने के बाद उसको जाके पानी में डाल देते हैं। जो बीज ऊपर पानी में तैरता रह जाए कुछ समय बाद, वो समझो बेकार है, हल्का है। और जो नीचे तली में बैठ जाए वो समझो क्या है? अच्छा है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग तय कर लेते हैं। फिर कुछ लोग जो है सूप से जो उसको पछोर के जो हल्के बीज होते हैं वो अपने आप आगे आ जाते हैं, पीछे जो है ना। मतलब कुल मिला के हमको भारी बीज जो हर तरीके से स्वस्थ हैं उन्हीं बीज का जो है चयन किया जाता है और फिर उसकी क्या की जाती है? बुआई कर दी जाती है। बुआई करने के तमाम साधन है, चाहे आप हाथ से छिटकौआ विधि से बो दो और चाहे अब मशीन चल गई है उसमें डाल दो और वो अपने आप जिधर से जुताई करता जाएगा और साथ ही साथ उसमें बीज डालता चला जाएगा, है ना। अब इसके बाद बुआई हो गई। बुआई के बाद फिर क्या जरूरी होता है भाई? धीरे धीरे पौधे थोड़ा बड़े होंगे। जब बड़े कुछ पौधे हुए तो न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी में पोषक तत्व कौन कौन से हैं, मिट्टी के पोषक तत्व कौन कौन से हैं जो उनको चाहिए। जब उनको पोषक तत्व मिलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, वृद्धि कर पाएंगे। तो मुख्य पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, तीन तरीके के पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में। और कुछ मिट्टी में होते हैं, कुछ नहीं होते, तो उनको अलग से दिया जाता है। तो मुख्य पोषक तत्व में कौन कौन है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये तीनों तो हवा से ही मिल जाएगी, वायु से ही मिल जाएगी, एयर से, है ना। फिर इसके बाद नाइट्रोजन भी मिल जाती है। कई बार जो है खेत में अगर मान लीजिए दलहनी फसल आपने लगाई है तो उसकी गांठों से भी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो एटमॉस्फेयर में भी रहता है। फास्फोरस, पोटेशियम ये मिट्टी से मिल जाएंगे। तो ये मुख्य पोषक तत्व हैं, इनका होना बहुत ही जरूरी है। सेकेंडरी कौन कौन से हैं? द्वितीयक पोषक तत्व, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया। हम लोग देखो सल्फर और जिंक मिला करके खाद में मिला के डालते हैं ना, तो सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व में है। फिर उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व, मतलब ये अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। ये वृद्धि में सहायक होते हैं, पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो तीनों तरीके के पोषक तत्व जो है वो मिलने चाहिए। अगर किसी पोषक तत्व की कमी रह जाती है तो हम लोग ऊपर से उसकी पूर्ति कर देते हैं। देखते हैं कि अगर पौधे हमारे जो है सही से हरे नहीं हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, तो हम लोग अलग से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके या फिर डीएपी हम लोग डाल देते हैं, डाई अमीनो फॉस्फेट। उसमें भी तो देखा जाए तो फास्फोरस है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है। तो एनपीके और डीएपी का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ये तो वायुमंडल से मिल जाती है। पता लगा हमारे खेत में उतनी मात्रा में एनपीके नहीं है तो अलग से डाल देते हैं। फिर इसमें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम तो नहीं दे पाते हम लोग, लेकिन सल्फर भरपूर मात्रा में मिल जाता है, 50-50 रुपए, उसको भी डाल देते हैं। आयरन और कॉपर मिल जाता है जमीन से, जिंक नहीं मिल पाता तो जिंक भी अलग से डाल देते हैं। पोषक तत्व के बाद फिर होता है तब फर्टिलाइजर्स, मतलब उर्वरक। उर्वरक कुछ अलग नहीं है, यही जैसे आपने नाइट्रोजन उसमें डाला तो नाइट्रोजन क्या है? एक तरीके का उर्वरक है। उर्वरक का मतलब जो उपजाऊ क्षमता को बढ़ा दे, उपजाऊ क्षमता को क्या कर दे? बढ़ा दे।
अब उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए तो जो गोबर की खाद होती है वो सबसे बढ़िया होती है। पत्ते, सड़ी गली सब्जियों, इनको सब घूर में हम लोग भेज देते हैं, जब वो सड़ के कंपोस्ट खाद बन जाती है उसको डाल दो तो इन सब की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे आ जाती है बात किसकी, इरिगेशन की, सिंचाई की। सिंचाई आपको कब कब करनी चाहिए, गेहूं है तो 22 से 28 दिन के बीच में पहली सिंचाई, फिर उसके बाद फिर नमी उसकी ना खत्म हो दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई, 2-3 सिंचाई में गेहूं हो जाता है। धान होगा तो आपको उसमें पहली सिंचाई जो है, पहले क्या पानी में ही लगेगा धान, उसके बाद एक बार उसको सूख जाने देते हैं, सूखने के बाद फिर पानी उसमें भरे ही रहते हैं, 4-4 अंगुल तक पानी उसमें सूखने नहीं देते हैं। तो सिंचाई उस हिसाब से की जाती है। सिंचाई के बाद फिर बारी आ जाती किसकी, वीड्स कंट्रोल। वीड्स कंट्रोल मतलब खरपतवार नियंत्रण। बहुत से खरपतवार मतलब आपने जो बीज बोया है उसके साथ में सीड्स, वीड्स, बीज के साथ में खरपतवार भी अपने आप उगने लगते हैं और इनको आपको बोना नहीं पड़ता है, ये जमीन से स्वतः आ जाते हैं, पहले से ही रहते हैं। तो उनका नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि आप नियंत्रण नहीं करोगे तो जो ये पोषक तत्व हैं आपके बीज से ज्यादा ये उस पोषक तत्व को ले लेंगे, तो आपके बीजों को उतना पोषक तत्व मिल नहीं पाएगा, तो उनकी वृद्धि नहीं हो पाएगी, इनकी वृद्धि भले हो जाएगी। तो इनका नियंत्रण करना होता है। ढेर सारे हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड उसमें डाल दिए जाते हैं, खेतों में छिड़काव कर दिया जाता है ताकि जो खरपतवार है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। अब उसके बाद बारी आती है जब खरपतवार नष्ट हो गए, फसल हमारी तैयार हो गई, तो आखिरी में सबसे बारी आई हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग की। फिर क्या करेंगे, कटाई और मड़ाई करेंगे। गेहूं है तो अपना काट के उसको मार लेंगे, धान है तो उसकी पिटाई कर लेंगे, जैसा भी फसल होगी कुल मिला के उसमें से बीजों को अलग कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद इसी में सारी प्रक्रिया वो भी हो जाती है कि हाँ उसको ओसा के कर रहे हो कि कैसे कर रहे हो, वो अलग चीज हो गई। सबसे लास्ट में बारी ये होती है कि भाई फसल आपकी तैयार हो गई, आपने वहां से जितनी फसल तैयार है उसको ला के रख लिया। अब रखना कैसे है, सबसे मेन काम ये है स्टोरेज। स्टोरेज आपका ऐसा होना चाहिए कि वहां नमी ना हो, है ना। दूसरा चीज, उसमें आपको कुछ दवाइयां मिलानी है ताकि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो उसमें आ जाते हैं वो ना आए, है ना। बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं जो खा के उसको खत्म कर देते हैं। तो स्टोरेज की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर स्टोरेज में गड़बड़ी हो गई तो जितना भी आपने सारी प्रक्रिया करी 5-6 महीने, वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। तो ये था आज फसल उत्पादन के जो जो चरण होते हैं वो हमने जान लिया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि नाइट्रोजन का जो है साइकिल क्या होता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है, कौन सी फसल हमको लगानी चाहिए ताकि हमको नाइट्रोजन और ज्यादा अलग से ना देना पड़े। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।